देखिए बेटा यहाँ देखो बेटा, हिस्ट्री जो है ना, आज बैठ जाइए बेटा, आगे बैठ जा, आगे बैठ जा, है ना। देखिए बेटा, हिस्ट्री जो है ना, आज जितने बच्चे आ गए ना, आज समझ लेना उनका हिस्ट्री वाला है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं आनी उनको। जैसे इंडस वैली में अपनी क्लास ली थी, इंडस वैली के बाद अपनी कौन सी हो रही, वैदिक सिविलाइजेशन। तो बीच में जो होती है ना कि जो कनेक्टिविटी, अगर रेगुलर आओगे तो कनेक्टिविटी नहीं टूटेगी, और जो कनेक्टिविटी जो शानदार बना रहा हूं ना, हाँ, चाहे वो आप यूपीएससी दे लेना, चाहे वो पीएससी दे लेना, चाहे आप एनसीईआरटी बेस पर कोई भी एग्जाम दे लेना, यहाँ से समझ रहा ना, आपको जो कंटेंट है ना वो एकदम क्लियर याद होगा। अभी जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मुझे याद नहीं हो पाता, कि हमें एक कनेक्टिविटी की कौन सा पहले आया कौन से बाद में आया। जैसे भी वो छुटकू, कहाँ है छुटकू जी, कहता है कि बीच में एक राजा मरा, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरे ने आक्रमण किया। समझ रहे ना बात को, तो वो कनेक्टिविटी यहाँ से क्लियर होगी, है ना। वो क्या है, वो क्लास अपनी चलती है स्वाट, सक्सेस वाली। कौन सी वाली, वहां सफलता मिलती है कंटेंट पर, और जी क्या होता है, लेक्चर होता है, यहाँ से बनता है तुम्हारा बेस। क्या बनता है, बेस। देखो यहाँ देखिए जरा ध्यान से, तो अपन ने देखा है कि अपन को देखना है क्या बेटा, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि देखनी है कि किस प्रकार, पहले से पहले हमने बैकग्राउंड देखा था, क्या देखा था बेटा, कि मानव कौन आया बेटा, और मानव आया, और मानव के बाद भी अपन ने प्रोसेस देखी थी कि मानव भी आया तो पहले उसने पत्थर का उपयोग किया, पत्थर के बाद फिर उसने कॉपर वगैरह का उपयोग किया, फिर आगे चल के आयरन मिलेगा उसको, ऐसी प्रोसेस। तो वैसे इसकी पृष्ठभूमि अपन ने तैयार की थी। अब पृष्ठभूमि तैयार हो रही है बेटा वैदिक सिविलाइजेशन, किसकी हो रही है बेटा, वैदिक सभ्यता की हो रही है। तो अब देखो किस तरीके से एक गांव से शहर और एक मुखिया से राजा तक बनने की कहानी पूरी इसके अंतर्गत आएगी। बेसिक थोड़ा सा मैं इसमें परिचय दे रहा हूं कि कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। तो पहले तो अपन देखेंगे बेटा कि यहाँ वैदिक सभ्यता कौन सी है बेटा, इंडस वैली, और दूसरा इंडस वैली किसमें कहां तक जाएगी बेटा, वैदिक सिविलाइजेशन तक। तो इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड देखो, यहां मैंने अभी बताया कि बेटा इसकी अवस्थाएं कौन की बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता की, कि पहले प्री मैच्योर, फिर जाके क्या होती है, ओल्ड अवस्था आती है। कि पहले इसका बचपना होता है, फिर इसकी भी युवा अवस्था आती है, फिर इसका भी क्या आता है बेटा, बुढ़ापा आता है। तो जैसे इतिहासकारों ने जो एवरेज टाइम माना कि 2500 बीसी में इसका बचपन आया, और 2000 बीसी में इसकी युवावस्था आई, और 1500 में इसका बुढ़ापा आया, तो क्या हो गई, ये खत्म हो गई। जब खत्म हुई तो इसके बाद कोई नई प्रक्रिया स्टार्ट हुई होगी। तो वो नई प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई है वो है अपनी वैदिक सभ्यता। क्या बेटा, वैदिक सभ्यता। तो यहां से कहां तक बेटा, 1500 बीसी, कहां तक, 1500 बीसी, और 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी कौन सी बेटा, देखो वैदिक सिविलाइजेशन 1500 से देखकर कहां तक आती है, 1000 तक आती है अर्ली वैदिक, जिससे क्या बोला जाता है, ऋग वैदिक काल। और 1000 से कहां तक बेटा, 600 तक इसको बोला जाता है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। यहां तक क्लियर। अब यहां से कनेक्टिविटी 600 तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, 600 तक। 600 में भी कुछ कमियां आएंगी। फॉर एग्जांपल अपन देखेंगे कि यहां बेटा कि 600 में क्या नजर आएगा आपको, 600 बीसी, 600 बीसी के बाद बेटा यहां आप देखोगे तो अपना जो धर्म है वो अपना यहां नजर आएगा, वैदिक धर्म। कौन सा बेटा, वैदिक धर्म या वैष्णव धर्म नजर आएगा। लेकिन बेटा वैदिक धर्म में इतनी सारी कमियां आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ रिचुअल्स वगैरह जो रूढ़िवादिता एकदम आ जाती है, अंधविश्वास आ जाती है, तो लोगों का वहां से विश्वास उठ जाता है। तो लोग बाग अब ऑप्शन तलाशते हैं कि वैदिक धर्म में हमें इतना विश्वास नहीं रहा है, तो लोग बाग ऑप्शन देखते हैं कोई और धर्म मिल जाए। तो 600 बीसी में यही बेटा कौन देखेंगे, धर्म निकल कर आएंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और शैव धर्म, और यही देखेंगे तो वैष्णव धर्म में कौन निकल कर आएगा बेटा, वैष्णव धर्म। देखो अब बात समझ में आ रही ना कि जब भी धर्म में कमियां आएंगे तो दूसरे धर्म निकल कर आएंगे। जैसे जैन आए, बौद्ध आए, शैव आए और वैष्णव। बेटा जो वैष्णव धर्म वैदिक धर्म ही है। क्या है बेटा, वैदिक धर्म ही है। और जो वैष्णव धर्म है उसमें वैदिक धर्म में सुधार कर दिया कि देखो अब तुम्हें लगता था कि हम जो नीचे जाति के लोग हैंगे अपन कहां से आए, जो वर्ण व्यवस्था है, इस तरीके से आप देखोगे
तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के, वैश्य और शूद्र को जो राइट नहीं मिलते थे, धर्म से वंचित हो जाते थे, यज्ञ वगैरह जो प्रोसेस में वो भाग नहीं ले पाते थे, अब हमने उनके लाने भी सुविधा कर दी। तो आप जैन धर्म में भी नहीं जाओ, बौद्ध धर्म में भी नहीं जाओ, सेम में अब फिर से वापस हमारे में आ जाओ तुम। तो यहाँ जो सुधार करेंगे धर्म के अंतर्गत और अपने धर्म में लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म निकल कर आते हैं और फिर बाद में भी वैष्णव धर्म या वैदिक धर्म कहता है कि हमारी ब्रांचें हैं। कौन सी हैं? हमारी ब्रांचें हैं। और एक नाम वैदिक धर्म, वो जो जैन धर्म और वैष्णव धर्म, बाद में जी बता देते हैं, 10वें अवतार बता देते हैं कि भगवान बुद्ध कल्कि, जो कल्कि करके वो मिलते हैं अवतार के रूप में, तो उनको बता देते हैं कि 10वें अवतार के रूप में इनका ही जन्म हुआ, 11वें कल्कि होंगे। तो 10वें अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को बता दिया। बोले अब जब भी धरती पर समझ रहे कलयुग आएगा, तब तो ईश्वर कौन लेंगे बेटा? अवतार लेंगे। तो वैसे उन्होंने कहा कि देखो है तो वैदिक ही धर्म, लेकिन इसमें से सुधार करने के लिए भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। अब बोले पहले से उन्होंने 11वां अवतार के रूप में नाम दे दिया कि अब कल्कि आएंगे। कौन आएंगे? कल्कि आएंगे, कि जब भी हमारे धर्म में कमी आएंगी तो कल्कि आएंगे, वो हमारे धर्म को ऊपर तक ले जाएंगे। तो ये धार्मिक व्यवस्थाएं बड़ी एक समाज को चलाने वाली व्यवस्था है। अगर समाज में धर्म नहीं होगा बेटा तो समाज हमारा निरंकुश हो जाएगा, अराजक तत्वों के, अराजकता के तत्वों के चक्कर में फंस जाएगा और एक नैतिकता को त्याग कर एक गलत रास्ते पर चल जाएगा। तो धर्म से क्या होता है कि समाज बंधा होता है। धर्म का मतलब ये होता है कि बांधना, एक सामाजिक बंधन या सामाजिक जो जटिलता है उसमें बांध कर रखना लोगों को। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ। पहले कनेक्टिविटी देखिएगा। तो यहां बेटा अपन ने क्या देखा? वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता आएगी। और वैदिक सभ्यता को भी अपन ने देखा बेटा कि वैदिक, एक ऋग्वैदिक काल आएगा, दूसरा कौन सा आएगा? उत्तर वैदिक काल। अब देखो हमने यहाँ भी कुछ चीजें, देखो बेटा आवाज नहीं, तो यहाँ देखना जरा, यहाँ भी हमने कुछ चीजें बताई हैं अंतर स्पष्ट करने के लाने का। अंतर स्पष्ट भूलोगे नहीं। जैसे ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 कितने तक है? छुटकू पकड़ के खिड़की से बाहर फेंक देंगे। इधर आजा, चुपचाप आगे, काम की चीज बता रहा है बेटा। देखो तो यहाँ 1500 से कहां तक कहानी है बेटा? 1000 तक। और ये वाली कहानी है 1000 से लेकर 600 तक। यहाँ भी देखो, यहाँ हमने क्या बताया कि एक तरीका से सोसाइटी, क्या बताया बेटा कि जो समाज है इनका, सोसाइटी है, वो पैटर्निटी एक तरीका से कहा जाए पितृसत्तात्मक। और इंडस वैली की कैसी थी बेटा? मात्र सत्तात्मक, मैटरनिटी वाली। तो यहाँ पितृसत्तात्मक, और यहाँ भी कैसी है बेटा? पितृसत्तात्मक। तो देखो हमारे यहाँ जो समाज है ना, वो वैदिक काल से ही बना चलाया कि जो बच्चे की पहचान है वो पिता के नाम पर होगी। किसके नाम पर होगी बेटा? पिता के नाम पर होती। इंडस वैली में होती थी माता के नाम पर। तो हमारे समाज ने ही कुछ ऐसे लक्षण ग्रहण कर लिए कि यहाँ देखोगे तो पितृसत्तात्मक, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा? पितृसत्तात्मक। यहाँ भी देखोगे बेटा, यहाँ एक चीज और है समाज के अंतर्गत बेटा, यहाँ वर्ण व्यवस्था के लक्षण आएंगे। किसके आएंगे बेटा? वर्ण व्यवस्था, वर्ना सिस्टम। तो यहाँ वर्ण सिस्टम के लक्षण भी निकल कर आएंगे। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे 4 व्यवस्था यहाँ निकल कर आएंगे। वर्ण सिस्टम है ऋग्वैदिक काल में है बेटा, जो बाई बर्थ है। कैसा है बेटा? बाई बर्थ। और यहां देखेंगे कि एक तरीका से, सॉरी यहां है बाई बर्थ, और इधर देखेंगे तो जी हो जाएगा बाई बर्थ। जी हो जाएगा कर्म के आधार पर, और जी हो जाएगा आपका जन्म के आधार पर। देखो कैसे प्रोसेस बढ़ रही है आगे, पूरी एक सोसाइटी की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। कैसे जन्म के आधार पर व्यवस्था हो रही, कैसे कर्म के आधार पर हो रही है। तो यहाँ समाज पितृसत्तात्मक हो, धर्म वैदिक धर्म में भी है और यहाँ भी धर्म वगैरह है, लेकिन यहाँ रिचुअल्स वगैरह जो कर्म कांडता, रूढ़िवादिता जिसे अपन बोलेंगे, अंधविश्वास वगैरह, ब्लाइंड फेथ वगैरह जो चीजें आ जाती हैं, ऋग्वैदिक काल में नहीं है। ऋग्वैदिक काल में सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जंगलों में जो प्रक्रिया होती है ईश्वर तक मोक्ष प्राप्ति की सारी प्रक्रिया प्रोसेस, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने यज्ञ और कर्मकांड जैसी व्यवस्था इसमें इंक्लूड कर दी, जिससे आम व्यक्ति यज्ञ इतने महंगे होने लगे कि आम व्यक्ति उनसे क्या होने लगा? वंचित होने लगा। इधर देखोगे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल मतलब राजनीति, और राजनीति यहाँ बेटा कोई राजा जैसा पद नहीं है कि एक राजा हो पूरी व्यवस्था को संभालना, नहीं है। यहाँ क्या बेटा कबीले बने हुए हैं, एक पूरे परिवार है, उसमें एक व्यक्ति क्या होता है? परिवार का हेड होता है, मुखिया होता है, वो भी अपने पूरे परिवार को चला रहा होता है कि बेटा खेती का काम कौन करेगा,
पाठ पठन का कौन करेगा, शिक्षा वाला कौन करेगा। तो उस मुखिया ने घर के जितने बड़ा परिवार है उन सबको अपने इंस्ट्रक्शन निर्देश वगैरह दे रखे कि तुम्हारा काम क्या होगा, तुम्हारा सबको अपने डिवाइड कर रखे। ऋग वैदिक काल में व्यवस्था है। उत्तर वैदिक काल में बेटा यहाँ अपन देखेंगे तो यहाँ मुखिया वही बन जाएगा राजा। क्या बन जाएगा बेटा, राजा। कि वो कहेगा हम ईश्वर, क्या बेटा, कि हम ईश्वर के बाद पृथ्वी पर दूसरे प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारी बात मानोगे हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे, नहीं मानोगे तो फिर हम मनवा लेंगे। तो राजा, समझ रहे ना, राजा अब यहाँ आकर अपनी आर्मी भी रखना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, आर्मी भी कैसे रखेगा, कैसे आर्मी तैयार होगी उसकी वो भी प्रोसेस पूरी है। तो यहाँ अपन को राजनीति के बारे में जानना है। अर्थव्यवस्था बेटा कौन सी, इकोनॉमिक कंडीशन, कि यहाँ पशुपालन है। मतलब देखा जाए तो पहले उसका प्रिय पशु कौन सा बेटा, गाय। कौन सा है, गाय है। और गाय से भी वो जीवन यापन करता है और खान पान अपना भरण पोषण करता है। और इधर देखोगे आप अर्थव्यवस्था में क्या हो जाती है बेटा, कृषि हो जाती है। अब यहाँ वो उत्पादन करना, क्योंकि उत्तर भारत का जो मैदान है, बिहार वाला क्षेत्र, यहाँ आयरन के एविडेंस मिल जाते हैं। किसके बेटा, लोहे के साक्ष्य मिल जाएंगे। और लोहे का प्रयोग किसमें करेगा, टूल्स वगैरह बनाएगा, हल वगैरह बनाएगा, प्लग वगैरह बनाएगा। तो इन सभी का उपयोग करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाएगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा और ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा यहाँ। तो यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन और यहाँ इकोनॉमिक्स में क्या होगा, चेंजेस हैं। क्या बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ लिटरेचर मतलब साहित्य की बात की जाए तो यहाँ ऋग्वेद, क्या बेटा, वेद लिखा जाएगा ऋग्वेद। और इधर सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत लिखे जाएंगे। जहां से बेटा इनके अंतर्गत विभिन्न के जो ऋग्वेद है उनकी जटिलता के बाद फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अन्य ग्रंथों का क्या हो जाता है, बोलबाला बढ़ जाता है। तो यहां तक देखेंगे समाज जो है, राजनीतिक व्यवस्था जो है ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल की। अब समाज बन कैसे रहा उसकी मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूं। बस आवाज मत कीजिएगा, शांत बिल्कुल। देखिए शांति से अगर बिल्कुल आवाज करोगे तो पीयूष स्थान चेंज कर लिया, आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइए, आगे आ जाइएगा, उसकी आगे वाली बेंच जल्दी आ जाइएगा, टाइम नहीं है ना, आ जाइएगा। देखो बेटा, तो इधर दिए मिडिल एशिया, कौन सा बेटा, एक हिस्टोरियन है मैक्स मूलर। कौन है बेटा, मैक्स मूलर इतिहासकार कहते हैं कि जो आर्य भारत में आए मध्य एशिया से निकल कर आए। वो कारण भी बताते हैं कि इनका क्या कारण है। तो जो आर्य हैं, आर्य जो लोग हैं, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और ये लोग क्या है कि यहाँ देखा जाए तो इनका एक तरीका से पशुपालन, क्या बेटा, जो हस्बेंड्री वाला काम होता है। तो और वो भी कैसा बेटा, नॉमेडिक वाला। कैसा बेटा, नॉमेडिक का मतलब होता है घुमक्कड़, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, जगह जगह जाकर वो अपने पशुओं को ले जाते थे और वहीं रात हो जाती थी तो वहीं अपना रैन बसेरा जैसा बनाकर बस जाते थे। तो इस तरीका से मध्य एशिया से निकल कर आए। और मध्य एशिया से निकल कर आए तो ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते एंटर कहाँ कर लिया बेटा, इंडिया में। कहाँ गया बेटा, भारत में प्रवेश करे। और जब भारत में प्रवेश करने के कुछ कारण हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देखोगे तो एक नदी है और नदी को क्या बोला जाता है बेटा, इंडस रिवर। कौन सी है बेटा, इंडस रिवर या सिंधु नदी। कौन सी नदी है बेटा, सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। कहाँ से बेटा, और ये कहाँ बेटा, पाकिस्तान होते हुए कहाँ चली जाती है बेटा, अरब सागर। कहाँ चली जाती है बेटा, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये नदी है और नदी के आसपास आप देखेंगे उपजाऊ क्षेत्र होता है, घने जंगल होते हैं, घास के मैदान होते हैं, सारी परिस्थितियां अवेलेबल होती हैं। तो इस तरीके से वो यहाँ से आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंचे बेटा, सिंधु नदी। कहाँ पहुंचे बेटा, सिंधु नदी।
और सिंधु नदी पहुंचे तो वहां उन्होंने लगा कि इधर आदर्श दशाएं अवेलेबल है उनके पशुपालन के लिए, खान पान सारी चीजें अवेलेबल है। तो यहाँ से पार करते हुए कहाँ पहुंचे बेटा? भारत। और भारत में भी बेसिक अगर देखा जाए तो उत्तर भारत, और उत्तर भारत में देखा जाए तो कहाँ बेटा? जैसे ऊपर वाला जो है उत्तराखंड है, और ऊपर वाले पार्ट में उत्तर प्रदेश वाले इलाका में मेनली इनका क्या हुआ? पहुंचना हुआ। और इधर पहुंचे तो इधर पहुंचने के बाद इनको लगा कि उत्तर भारत का विशाल मैदान मिल गया इनको। सिंधु नदी निकलते निकलते इनको एक और मिल गया गंगा का मैदान। क्या मिल गया? गंगा का मैदान। अब इनकी आकांक्षाएं और इनकी इच्छा और ज्यादा जग गई कि यार हम तो सही जगह आ गए, गलती से हम उधर थे और इधर आ गए, इतना सारा उपजाऊ क्षेत्र मिल गया, सारी चीजें मिल गई। तो स्टार्टिंग में इन्होंने आना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में बेटा कैसे थे? ये कम मात्रा में थे तो कम ही लोग थे, परंतु बाद में जब यहाँ रुके तो इनकी संख्या में क्या होने लगी बेटा? ग्रोथ होने लगी। अब ग्रोथ जैसे हुई बेटा तो एक तरीका से कहा जा सकता है इनको नोबेटिक रूप में है, ट्राइबल्स के रूप में। कैसे बेटा? एक जनजाति टाइप अपन कह सकते हैं इनको, जनजाति के टाइप के रूप में। और इधर आए, और इधर आने के बाद भी इन्होंने ट्राइब्स वगैरह मतलब अपने इन्होंने क्या बनाए? कबीले। क्या बनाना स्टार्ट किया बेटा? कबीले, ट्राइब्स वगैरह इन्होंने क्या कर दिया बेटा? बनाना स्टार्ट कर दिया गया। तो इस वाले इलाका में आकर कबीले वगैरह बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। वो कबीले जैसी व्यवस्था क्या होने लगी? यहाँ बनने लगी हैगी। और जब कबीले जैसी व्यवस्था बनने लगी हैगी तो अब क्या होने लगा? इनका एक परिवार बनने लगा, कुल बना, फिर एक परिवार, परिवार के बाद कुल बना, कुल के बाद विश्व बना, विश्व के बाद जन बना, और जन से क्या बनेंगे बेटा? जनपद बनेंगे। तो धीमे धीमे जी आपस में मिलकर एक पूरी व्यवस्था को बनाना इन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया गया। अब बेटा कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, कहा जाता है कि जब ये भारत में आए तो भारत में आने के साथ इन्होंने कुछ काम किए। जैसे इन्होंने क्या बेटा? इधर कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी तो इन्होंने आक्रमण किस पे किया था? सिंधु घाटी सभ्यता पर, क्योंकि आर्य थे। और आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। और तो जी अपने आप को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। अर्थात कहा जाए आर्य और सिंधु घाटी के जो लोग हैं दोनों में कुछ असमानताएं हैं। जैसे आर्य का जो कलर होता है वो कैसा बेटा? गोरापन, गेहूं का कलर कह सकते हैं, क्योंकि जी कहाँ से आ रहा है? ऊपर। कहाँ से आ रहा है बेटा? ऊपर से आ रहा है। तो इसका मतलब है ऊपर वाले ठंडे वाले प्रदेशों के है, और ठंडे प्रदेशों के, तो इसका मतलब इनका कलर कैसा होगा? साफ होगा। और यहाँ इंडस वैली के लोग हैं और जी वाले लोग हैं, तो इसका मतलब जी है कहाँ? कर्क रेखा के आसपास है। और जब कर्क रेखा के आसपास रहेंगे तो इनका कलर कैसा रहेगा? हाँ, सांवला वाला रहेगा। तो वैसा कलर होने की वजह से इन्होंने एक दूसरे के बीच में भेदभाव समझा। बोले नहीं जी हमारी प्रजाति के नहीं, कोई अलग प्रजाति के लोग हैं। और इन्होंने ऐसा माना कि इन पर अटैक किया, और इस तरीके से इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या किया बेटा? खत्म किया। और खत्म करते हुए जी क्या बढ़े? आगे बढ़े। और जो लोग बचे रहे साथ में उनको साथ में लेकर आए अपने साथ। क्या लेकर आए? साथ में लेकर आए। क्योंकि इनके पास अपन देखेंगे आर्य के पास, इनके पास तो एक तो गाय था और दूसरा इनके पास क्या था बेटा? घोड़ा, हॉर्स। क्या था बेटा? हॉर्स था। इस वजह से जी क्या करते थे? आक्रमण करते थे और उनको क्या करते थे? खत्म करते थे। तो इस वजह से देखा जाए यहाँ से निकलते हुए बेटा कहाँ है जे? उत्तर भारत में इन्होंने आना स्टार्ट किया। और सर्वप्रथम इन्होंने क्या बनाया बेटा? अपने कबीले। क्या बनाया बेटा? कबीले बनाना स्टार्ट किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लोग इनके साथ बचे रहे और कुछ लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया। स्लेव, दास के रूप में कह सकते हैं कि दास इन्होंने बना लिया। और जब दास बनाया तो साथ में लेकर आए। अब वो जो दास लोग हैं अब वो क्या है? इनके अंडर में है, और इनके अंडर में तो फ्रीडम होके काम नहीं कर पा रहे क्योंकि गुलामी की जिंदगी भी जीना पड़ रही है। तो अब इनकी यहाँ देखा जाए तो इनकी बस्तियां बहुत ज्यादा हो गई। इधर भी बस्ती हो गई, इधर भी बस्ती हो गई, इधर भी हो गई। तो एक तरीका से इनके क्या होगा बेटा? कबीलों की संख्या क्या होगी बेटा? बढ़ती चली गई। और जब कबीलों की संख्या बढ़ती चली गई तो प्रत्येक कबीले का अपना एक क्राइटेरिया होगा, अपना एक एरिया होगा, अपने क्षेत्र में हो गया। तो कबीले का भी बेटा नामकरण हुआ। क्या हुआ बेटा? कबीले का देखा जाए तो नामकरण हुआ कि प्रत्येक कबीला जो है तो उसका एक नाम होना चाहिए। तो बोले अब हम नाम कैसे रखेंगे कबीले का नाम? तो अब इन्होंने देखा जाए तो इतिहास में जो एविडेंस मिलती है ऐसा माना जाता है कि कबीला बड़ा हो रहा है। और कबीला बड़ा हो रहा है तो उस कबीले का नाम उसके जो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, उन्हीं के नाम पर किसका पड़ेगा बेटा? कबीले का नाम पड़ेगा। जैसे मान के चलो तुम्हारे घर परिवार में कोई बड़ा मुखिया है तो तुम्हारे घर परिवार को उस मुखिया के नाम पर ही जाएंगे, फलाने के नाती कहाँ हैं, फलाने के पुत्र कहाँ हैं, ऐसी नाम पर। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो एक वशिष्ठ मुनि थे। कौन थे बेटा?
वशिष्ठ मुनि थे, तो वशिष्ठ मुनि के नाम पर क्या पड़ा बेटा, वशिष्ठ कबीले का नाम क्या पड़ा बेटा, वशिष्ठ कबीले का नाम। तो इस तरीके से देखा जाए जितने लोग वहां रह रहे, जिन सबके एक बड़े कबीले हो गए, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के जो सीनियर हैं, या कहा जाए उन्हीं के जो कुल के मुखिया, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया बेटा, कबीले का नाम पड़ गया। तो इस तरीका से पहले जो ग्रुप में आए, पशुपालन किया, लोकल में वहीं रहना स्टार्ट किया, और उनके जो कबीला है उस कबीले का नाम बेटा, उनका जो मुखिया व्यक्ति है, जो हेड है, उस मुखिया के नाम पर किसका नामकरण हो गया बेटा, कबीले का नामकरण हो गया। इस तरीके से देखा जाए बेटा, उत्तर भारत के मैदान में बहुत सारे कबीले बन गए। अब बेटा कबीले ज्यादा बन गएंगे, और उत्तर भारत में बेटा मान्यता है गाय को। किसको मान्यता बेटा, गाय को मान्यता है। कहा बेटा, वैदिक काल जो चल रहा है उस वाले टाइम पीरियड में, वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु के रूप में किसको माना जाता है, गाय को। जैसे अपन देखते हैं बेटा, कृष्ण भगवान, कौन, कृष्ण भगवान के शासन काल में, आगे चल के अपन देखेंगे तो कृष्ण भगवान वाली कहानी आगे थोड़े टाइम पीरियड बाद स्टार्ट होगी, तो वहां अपन देखेंगे तो बेटा कि इस टाइम पीरियड में जिसके पास सर्वाधिक गाय होती थी, उनकी वैल्यू होती थी या नहीं होती थी। बेसिक कहानी वैदिक काल की भी रही है कि जिस व्यक्ति वैदिक काल में गाय की संख्या जिसके पास सर्वाधिक है, उतना ही मान लिया जाता था कि बेटा जी कैसा है, धनी है और समाज में सम्मानीय है। क्या बेटा है कि समाज के अंतर्गत इसको क्या मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में एक परंपरा बनी है कि अगर किसी व्यक्ति का हमें निराकरण या निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तो हमें वहां देखने पड़ेगी कि गाय कितनी मात्रा में है। अगर गाय की संख्या अधिक है, इसका मतलब है उसके घर संबंध बनेंगे, उसके गाय बच्चों या वैवाहिक संबंध बनेंगे, जैसे भी बनेंगे। तो उत्तर वैदिक काल की जो समाज बनी है वो किसके आधार पर बनी बेटा, गाय को एक धन के रूप में माना जाने लगा है। अब बेटा उत्तर वैदिक काल में देखा जाए, आते आते वैदिक काल में देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे कबीले हो गए, और हर एक कबीले का देखा जाए अपना क्या हो गया बेटा, मुखिया हो गया या नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे कबीले हो गए। अब बेटा यहाँ महत्व किसको जाने लगा बेटा, गाय को। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि बेटा गाय की चोरी बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी, चोरी बढ़ने लगी है, क्योंकि गाय क्या होगा, एक मूल्यवान पशु हो गया, और गाय जब मूल्यवान पशु हो जाएगा तो हर कोई चाहेगा मेरे पास गाय ज्यादा हो, सीधी बात ये है। तो इस वजह से तो अब उत्तर जो वैदिक काल है उस वाले वैदिक टाइम पीरियड में गाय की चोरी होने, चोरी कर कौन रहा है बेटा, करने वाले हैं कौन, चोरी करने वाले। तो हमने कहा था बेटा कि अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनको नष्ट किया, इनके साथ आर्य जो लोग थे इनको बंदी बना कर लाए। तो जब बंदी बना के लाए तो इनके जो गुलाम या दास के रूप में कुछ लोग हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो जो दास या गुलाम जो लोग हैं वो सब क्या कर रहा है, चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। तो ये क्या करने लगे, अगर इन्होंने एक कबीले से गाय चुराई तो दूसरे कबीले को बेचे, और दूसरे कबीले से अगर इनने गाय चुराई तो किसको बेची बेटा, तीसरे कबीले को। इस वजह से इनके पास क्या होने लगी, पैसे जैसी व्यवस्था, या अपन कह सके इनको एक तरीका से वहां इनका समाज के अंतर्गत इनके पास प्रॉफिट ज्यादा इनको होने लगा उस चीज को लेकर। तो इस तरीके से अब बेटा जो कबीले वाले बड़े परेशान हो गए, कबीले वाले कहने लगे यार अचानक गायों की चोरी कैसे बढ़ गई, क्या चोरी। अब इन्होंने गायों को काउंट करना स्टार्ट कर दिया गया, चोरी बढ़ गई। तो उन्होंने कहा यार चोरी का हमें निराकरण भी तो चाहिए। बोले कब तक हम इस वाली व्यवस्था को बनाकर रखेंगे। तो अब इन्होंने देखा कि यार स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता कि 2-4-500 गाय हैं, एक आध खो भी जाए तो क्या फर्क पड़ना है। तो जब उनको लगा यार ज्यादा चोरी होने लगी, और फिर समझ में आने लगी यार हमारे कबीले में जो काली वाली गाय थी और इस वाले कबीले में जो काली वाली गाय कैसे पहुंच गई। तो फिर अब इनको डाउट होने लगा, संदेह होने लगा। जब इनको संदेह होने लगा तो इनके मन में एक ही ख्याल आने लगा कि अब चोरी जैसी व्यवस्था बढ़ने लगी। अब बेटा मान के चलो कोई एक कबीला जो है, तो इस कबीले का मुखिया, और इस मुखिया ने दिमाग लगाया बेटा, इसने सोचा इस चोरी की घटना को हमें रोकना है। तो इसके परिवार में बेटा कितने हैं, 4 बच्चे। कितने बच्चे हैं बेटा, 4 बच्चे हैं। अब इसने दिमाग लगाया कि जो 4 बच्चे हैं अब इनको कुछ काम करवाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसने दिमाग लगाया कि जो 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों को उन्होंने नाम दिया, एक को रामपाल, एक को धनपाल, और बताओ जरा क्या नाम दे, श्यामपाल, और एक को पप्पू। ठीक है, ऐसा मान लो इन्होंने क्या दिया, एक को नाम दिया, रामपाल, धनपाल, श्यामपाल और पप्पू, इन्होंने इसको नाम दिया। अब जैसे मान के चलो रामपाल है। अब बेटा जी क्या है, जिसको ज्यादा शौक है पहलवानी का। क्या शौक है बेटा, इसको पहलवानी का शौक है। इसका कारण क्या है बेटा,
तो रामपाल जो है परिवार के अंतर्गत इसको पहलवानी का बहुत ज्यादा शौक है और इसको पता भी है कि गाय हमारे पास बहुत सारी हैं, दूध कहाँ ले जाएंगे, दही कहाँ ले जाएंगे। तो पिताजी ने कहा ठीक है कर ले भैया पहलवानी। उस टाइम मनोरंजन के साधन भी क्या होते थे, पहलवानी करना, चौपर वगैरह, वो तीतर वगैरह लड़ाना, वो सारी चीजें। तो इसने कहा कि ठीक है भैया तुम पहलवानी करोगे। तो पिताजी ने कहा बेटा ठीक है तू पहलवानी कर ले। अब धनपाल थे तो नाम ही इनका धनपाल है, समझ रहे बात को। तो इनके पास पैसा, इसका मतलब है कि इनको इंटरेस्ट है पैसा कमाने में। किसमें बेटा, पैसे कमाने में। तो इन्होंने कहा देखो पिताजी मेरा यार पहलवानी में मेरा तो मन नहीं लगता है और मेरा काम है कि पैसा, अर्थात हम क्या काम करेंगे बेटा, कृषि वाला। क्या काम करेंगे बेटा, कृषि वाला काम करेंगे कि जो भी चीजें उत्पादन वाली होंगे, जो भी प्रोडक्शन होगा खेत पे जाएंगे, वहां व्यवस्था हमारा देखना काम होगा। इसके अलावा एक और है श्यामपाल। तो श्यामपाल बोला देखो पापा हमारा जो माया मोह में तो मन लगता नहीं है, काय की पहलवानी, काय की कुछ, हमारा तो सादा जीवन है और हम तो वहां आश्रम में जाएंगे और वहीं अपने गुरुदेव के साथ रहेंगे, ऐसी वाली व्यवस्था। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा तू जाकर वहां अपनी कथा वाचन जो भी है चीजें सीख लेके आ जाना है। तो इनको जो श्याम है इनको इंटरेस्ट आ गया बेटा पाठ पठन के कार्यों में। किसमें आ गया बेटा, पाठ पठन के कार्यों में आ गया। और पप्पू तो नाम का फिर पप्पू है, समझ रहे हैं बात को। इसने कहा भैया मेरा तो मन किसी में नहीं लगता है। भाई काय में लगता है पापा ने, तो कछु नहीं, सुबह सोएंगे, शाम सोएंगे, खाएंगे पिएंगे भाई काम। तो बोले देख बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, देख इसका काम है पहलवानी, तुझे अपना काम कर रहा है, इसका काम है खेती वाला, तो भैया पेट भर जाएगा सबका। इसका काम तो कम से कम ये पाठ पठन कुछ तो कर रहा है, कम से कम समाज को शिक्षित करेगा। बोले तो बताओ पापा हम क्या करें। तो बोले यार एक काम करो, जो पशुपालन है, गाय है 300 तो गाय है, तुम कचो ना करवे करो, सुबह गोबर डाला करो और शाम का गोबर डाल दिया करो, ठीक है बहुत है। और ज्यादा देख गए थे तो बेचारा जो खेत पे है इसको तुम रोटी दे आया करो, इतना है काम। तो इसका काम क्या हो गया बेटा, सेवा करना। क्या हो गया बेटा, सेवा करना। किसकी बेटा, पहलवान को दूध है तो दूध दे देगा जे, और कृषि वाले को रोटी दे आएगा। वो पाठ पढ़ाना अगर जरूरत पड़ेगी आश्रम में तो उसको छोड़ाएगा और इसको विद्यालय से अपने लेके आ जाएगा वो आश्रम से। तो बोले ठीक है पापा हमारा जी काम बढ़िया रहा और हम तो जी में संतुष्ट है, ज्यादा हमारा दिमाग चलता नहीं है और हमारी बुद्धि तो वैसे सीमित है। अब जो परिवार के जो मुखिया थे, अब उन्होंने क्या कर दिया गया कि इनका वर्गीकरण कर दिया। क्या कर दिया गया बेटा, वर्गीकरण कर दिया। और कैसा कर दिया बेटा, जैसा बेटा इनका देखा जाए जैसा काम है और जैसा काम है वैसे ही इनको क्या दे दिया गया बेटा, पद। क्या दे दिया गया बेटा, पद। जैसा जो कार्य करते हैं और वैसा हमने इनको क्या दे दिया गया बेटा, पद। तो देखा जाए यहाँ इनको जो काम जैसा कर रहा वैसा इनको क्या दी जा रही बेटा, पद भी जा। तो अब इनके जो मुखिया है इनको एक बात तो समझ में आ गई परिवार के अंतर्गत। बोले अब हम चोरी के लाने हैं ना, जब पहलवान करता क्या है, बोले पहलवान का ये काम है क्या, अब ये खा के करेगा क्या। बोले अब एक काम कर, जो पहलवान को दिमाग लगाया इन्होंने कि अगर मान के चलो जी कबीला है और कबीले के अंतर्गत 500 गाय हैं, बोले यार हम इनको जब भी हम खेत में ले जाते हैं कहीं छोड़ते हैं तो चोरी हो जाती है। क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है। तो इन्होंने पकड़ा पहलवान को, बोले बेटा तुम सुबह अपनी पहलवानी करके आ जाना और तुम पहुंच जाना खेत पर, और खेत पर अगर जब तक मन लगे तो लगे, नहीं वहीं टापू है एक और वहीं अपन कह सकते हैं पर्वत वगैरह, वहीं पे बैठकर तुम डिप से मारना है अपनी और वहीं इनको देखते रहना बस तुम। बोले ठीक है पापा वह का काम है। तो जब पहलवान कहाँ पहुंचा बेटा, गाय की रखवाली के लिए और खेत पर बैठा। अब इसने क्या कर दिया, बोले आन तो कौन आ रहा चोरी करने, हम देखते हैं क्या, वैसे ही पहलवान है। तो इसने जब दिमाग लगाया, इसने पहलवानी वाला, इसका मतलब होगा इसका नामकरण होगा क्षत्रिय। क्या हो गया बेटा, क्षत्रिय। और इसका काम क्या होगा बेटा, सुरक्षा। क्या करना हो गया बेटा, सुरक्षा। तो यहाँ तो ये गाय की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन जब भी समाज में और भी चीजें आएंगी, समाज में कोई जब अराजकता फैलेगी, किसी को दबाएगा, तब भी ये क्या करेगा बेटा, सुरक्षा वाला काम। क्या करेगा बेटा, सुरक्षा वाला काम करेगा। तो हर एक कबीले के अंतर्गत उन्होंने ऐसे पहलवान खड़े कर दिए गए और ऐसे पहलवानों का नामकरण क्या दे दिया गया, क्षत्रिय। तो इस तरीके से देखा जाए वैदिक काल में व्यवस्था कौन सी आ गई बेटा, क्षत्रिय व्यवस्था नजर आने लगी। बोले यार जितो काम बढ़िया रहा तो क्षत्रिय वाली व्यवस्था क्या होने लगी, नजर आने लगी है। अब वैसे ही कहानी क्या हो गई बेटा कि वैसे ही इसको बुलाया। अब बेटा वैसे ही कौन है, श्याम। तो बोले श्याम तुम्हारा काम क्या है। बोले हम तो गुरु के आश्रम में जाते हैं और वहां पढ़ते हैं और हमें वो वैदिक धर्म से बहुत सारी पद्धतियां सिखाते हैं। बोले क्या क्या पद्धतियां सिखाते हैं। बोले जब भी अगर मान के चलो भगवान रूठ जावे, इंद्र भगवान, और पता चला वो बारिश से ही बारिश करा रहा है, तो हमें उन्होंने बताइए कि हम बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बोले हमें वो पावर है। अच्छा बोले ऐसी बात है। बोले यार चौमासे का महीना चल ही रहा, बारिश हो ही रही है
और बेचारा धनपाल परेशान है क्योंकि खेत में उसने लगा दिया गेहूं। क्या लगा दिया? गेहूं लगा दिया। बोले या नहीं, पूरे गेहूं उसके बहे जाते हैंगे। तो एक काम करो, तुम एक काम करो, उसके जो धान जो ज्वार बाजरा उसकी बोबे है, नहीं तुम इंद्र भगवान को मना लो, कुछ व्यवस्था कर लो। बोले पिताजी कोई दिक्कत नहीं, हम मनाते हैं। तो अब श्यामपाल ने अपनी प्रोसेस अपनाई। बोले क्या प्रोसेस? तो श्यामपाल ने अपना दिमाग लगाया। अब इन्होंने क्या कहा? बोले पापा इसके लाने अपन को क्या करना पड़ेगा? हवन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हवन करना पड़ेगा। और हवन करने के लाने हमें इंद्र भगवान को क्या करना पड़ेगा? मनाना पड़ेगा। बोले तो हम मनाएंगे। बोले तो अब इसने क्या हुई? अपनी प्रोसेस अपनाई। अब अपनाने के बाद तो जैसे मान के चलो बरसात की महीना, क्या बेटा बरसात का सीजन कब से कब तक चलता है? आधी जून से। क्या बेटा 15 जून से क्या आ जाता है? मानसून आ जाता है। जुलाई अगस्त मतलब एंड अगस्त होता है ना, सितंबर में तो ना के बराबर होती है, अगस्त में क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। अब जून में तो स्टार्टिंग होती है तो दिक्कत होती है नहीं, काय को हवन करना। जुलाई में क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। और इस टाइम जी लगता है कि अब बारिश बंद हो जाए, बुवाई बुवाई का टाइम आ जाता है, ज्वार बाजरा वाला उस वाला। तो बोले ऐसी वाली टाइम में और अगस्त तक आते आते क्या हो जाती है? स्थितियां कंट्रोल। तो अब लगा कि श्याम की खेती को बचाना है। श्याम को खेती को बचाना है। किसकी खेती बचाना है? धनपाल की। तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम मंत्रोच्चारण करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हवन जैसी व्यवस्थाएं करते हैं। तो श्यामपाल बैठे, कहा बेटा इंद्र भगवान को मनावे के लाने बैठे जुलाई में। और जुलाई से 15 दिन निकल गए, बारिश बंद नहीं हो रही। तो पिताजी ने कि क्या बात है कि रुक जाओ, ज्यादा रूठ गए, तुमने ज्यादा समझ रहा नुकसान कर दो भगवान को। बोले टाइम लगेगा, थोड़े नाराज ज्यादा है ना, पोती पत्रा पेज वेज पलटे। बोले रुक जाओ, अभी तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, तुमने पता नहीं क्या करता, तुमने पूजा नहीं करी, ये नहीं करी, वो वाली। तो बोले ठीक है भैया ऐसी व्यवस्था है। तो तब तक श्यामपाल ने और 15 दिन और निकले, तब तक आ गया अगस्त। क्या आ गया? तो अब मानसून क्या हो गया? डाउन हो गया। देख लो पिताजी कही थी तुमसे, मानसून क्या हो गया? डाउन होने लगा। हवन काम कर रहा? बोले हाँ बेटा सही काम कर रहा है। अगस्त, फिर आ गया सितंबर। बोले देखो अब सितंबर तक को रुक जाओ, 15 दिन पूरी बंद करवा देंगे हम। तो सितंबर तक आते आते क्या हो गई? पूरी बंद हो गई। तो इस बेस पर श्यामपाल ने क्या किया बेटा? वर्षा। और इस वजह से फिर समाज में किसकी चर्चा होने लगी बेटा? श्यामपाल की। किसकी होने लगी? श्यामपाल की। जब भी दिक्कत आए तो कहाँ पहुंचे भैया? श्यामपाल। कहाँ है पोती पत्रा? बता भगवान की व्यवस्था भैया जान। और श्यामपाल ने 2-4 अपने मंत्र पढ़े, मंत्रोच्चारण किया और काम टन हो गया। तो समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे इनका नाम क्या पड़ गया बेटा? ब्राह्मण। क्या पड़ गया बेटा? ब्राह्मण पड़ गया। और समाज में अभी अपन ने देखा एक वर्ग आया, कौन सा बेटा? क्षत्रिय आया, क्योंकि वो सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा था और दूसरा पाठ पठन का काम कर रहा था। तो इनका नाम क्या पड़ गया? ब्राह्मण पड़ गया। इस तरीके से समाज में 2 वर्ग निकल कर आ गए। कौन सी आ गया बेटा? ब्राह्मण और क्षत्रिय निकल कर आ गएंगे। अब इसके बाद 2 वर्ण और हैं, वैश्य और शूद्र। इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।